हिजाब पर बयान जरा संभल कर। सीएम शिवराज ने लगाया स्पीड ब्रेकर। विवादित बयान पर मंत्रियों को हिदायत, बीजेपी नेताओं को भी नसीहत। 8 फरवरी यानी मंगलवार को देश और प्रदेश में कुछ ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली। कर्नाटक में हिजाब पहनकर स्कूल आने पर हंगामा हुआ। कॉलेज परिसर में दोनों तरफ से धार्मिक नारे लगे, तो दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में हिजाब पर मंत्रियों के बयान सुर्खियों में रहे। नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने एमपी में जहां हिजाब पर बैन की बात कही, तो स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार एक यूनिफॉर्म की बात से संकेत देते दिखे कि एमपी में भी हिजाब नहीं चलेगा। इस पर कांग्रेस ने पलटवार भी किया, लेकिन अब सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रियों को 2 टूक सुनाई है। बुधवार को कैबिनेट की मीटिंग में मंत्रियों के विवादित बयान पर उन्होंने नाराजगी जाहिर की और ये सलाह भी दी है कि विवादित बयानों से मंत्री बचें। कोई भी विवाद नहीं है और ऐसा कोई भी प्रस्ताव मध्य प्रदेश सरकार के पास विचाराधीन नहीं है, इसलिए कोई भ्रम की स्थिति न रहे। और जहां पर वो विवाद है वहां भी मामला न्यायालय में लंबित है, हाई कोर्ट में लंबित है। सीएम शिवराज की नसीहत के बहुत कुछ मायने निकलते हैं। फिलहाल उनका ये बयान सुनिए जो हाल ही में उन्होंने बंसल न्यूज से साझा किया था। कुल मिला के हम काम करते हैं तो अपनी जनता के लिए, अपने देश के लिए करते हैं, समाज के लिए करते हैं। तो वैचारिक मतभेद अपनी जगह है, लेकिन भाषा की शालीनता है, एक दूसरे के प्रति स्नेह और आदर का भाव, ये हर एक इंसान में होना चाहिए, मनुष्य में होना चाहिए, तभी तो वो मनुष्य है। और इसलिए हमको कटुता नहीं आने देनी चाहिए। कोशिश ये करनी चाहिए कि वैचारिक मतभेद रखते हुए भी हमारा रास्ता हम ठीक मानते हैं, आपका रास्ता है तो आप भी ठीक हो, आप अपना काम करो, हम अपना काम करें। राजनीति में शिवराज ने अपनी मर्यादा और भाषाई मिजाज को भटकने नहीं दिया। हाल ही में कर्नाटक में हिजाब मसले को लेकर जो कुछ बयानबाजी एमपी में हुई, वो उनके भी मानदंड पर फिट नहीं बैठती। वैसे इस पर भी कांग्रेस की प्रतिक्रिया सामने आई है। मध्य प्रदेश सरकार की गृह मंत्री का एक बयान अभी आया, मैंने बयान देखा और उन्होंने बड़ा स्पष्ट कहा है कि मध्य प्रदेश में न कोई ड्रेस कोड इस तरह का अभी लागू किया गया है, न इसको पाबंदी के लिए कोई विचाराधीन है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं गृह मंत्री का, नरोत्तम मिश्रा जी का, कि उन्होंने स्थिति स्पष्ट करी और जनता को गुमराही से बचाया, उसके लिए उनका धन्यवाद। और उम्मीद करूँगा कि ये देश जिस संवैधानिक ढांचे से सबको साथ लेकर ताना बाना बनकर बनाया गया है, उसी विचारधारा पे चले। वैसे सीएम शिवराज सिंह चौहान की तरह ही उमा भारती भी ट्वीट के जरिए नेताओं को नसीहत देती दिखी, लेकिन उनकी यह नसीहत सभी राजनीतिक दलों के लिए थी। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि कर्नाटक में हिजाब पहनने पर हुआ विवाद राजनीतिक और सांप्रदायिक दिशा में मुड़ गया है। राजनीतिक दलों के नेता इस पर अपनी टिप्पणी तुरंत बंद कर दें। नसीहत देने के हालात इसलिए भी बने कि ओवैसी सरी के नेता मुस्लिम लड़की को हीरो बताने लगे, तो कई नेता भगवा के समर्थन में खड़े हो गए। सबको पता है कि अगर ये सिलसिला नहीं रुका तो बात का बतंगड़ बनते समय नहीं लगता। रही बात मध्य प्रदेश की, तो यहाँ शिवराज की छवि सर्वधर्म संभाव समावेशी है। शिवराज की नसीहत का एक विश्लेषण ये भी किया जा रहा है कि शिवराज ने मंत्रियों को 2 टूक सुनाकर साफ कर दिया है कि विवादित बोल पर उनका कोई खास नहीं। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है हिजाब पर हिदायत। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बिल्कुल स्पष्ट रूप से सामने आए हैं और उन्होंने इस पूरे मामले को मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बिल्कुल भी उन्होंने कहा कि कोई आवश्यकता नहीं है किसी बयानबाजी की और न ही कोई रद्दोबदल मध्य प्रदेश में होने जा रहा है, कोई फैसला लिया जा रहा है। और उन्होंने ये भी अपने साथियों से कहा कि इस विषय पर वो अगर कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे तो वो बहुत बेहतर होगा। वो इसलिए बेहतर होगा कि ये विषय संवेदनशील है और इस विषय पर टीका टिप्पणी, उसके अनावश्यक अर्थ निकलते हैं और उससे बचा जाना ही हर दृष्टि से अनुकूल है, उचित है। अगर आप बात करें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की, तो उनका जो राजनीतिक पूरा करियर है, आप उस पर निगाह डालेंगे तो आप ये पाएंगे कि उन्होंने कभी भी किसी उकसावे से भरी हुई या कहीं कोई विस्फोटक शैली में अपनी बात कहने के हामी राजनेता वो कभी नहीं रहे। इसको लेकर कुछ लोग उनके विपक्ष में भी खड़े हो सकते हैं और विद इन द पार्टी भी कुछ लोग कह सकते हैं कि बहुत एग्रेसिव होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन शिवराज जी हमेशा इस बात को ध्यान में रखते रहे हैं
और उनको करीब से जानने वाले ये चीज़ बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर कभी उनको कोई परामर्श भी इस तरह का मिला है कि साहब ये बहुत ज़रूरी है और ये बात अगर इस रैली में कही जाती है तो इसका बड़ा अच्छा असर होगा, लेकिन अगर वो भी कहीं बिलो द बेल्ट है तो शिवराज जी उससे भी पीछे हटे हैं, क्योंकि ये बात खुद मीडिया ने भी महसूस की है कि चुनाव कितना भी चरम पर क्यों ना पहुँचे, लेकिन शिवराज जी कभी बिलो द बेल्ट नहीं गए। कोई ऐसी बात उन्होंने नहीं कही कि जिसको आप कहें कि साहब ये क्या कह गए शिवराज। जो मध्य प्रदेश में 2 मंत्रियों की प्रतिक्रिया थी उस पर भी बहुत टीका टिप्पणी करना उचित नहीं है, क्योंकि निर्देश सामने आ गए हैं। लेकिन राजनीति को लेकर जो शिवराज जी को आपने भी सुना, बंसल न्यूज़ से बातचीत में उन्होंने कहा कि हमारी विचारधारा में भिन्नता है, लेकिन हमारी कटुता क्यों सामने आए, हम एक दूसरे को लेकर हिंसक शब्दों का प्रयोग करते हुए क्यों नजर आए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। और रेफरेंस है तो मैं पहले भी कई बार ये बात कह चुका हूँ कि ये शिवराज जी ही थे जिन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह पर एक विदेशी पत्रिका की टिप्पणी को गैर जरूरी बताया था, जिसने उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को क्षमता से कम प्रदर्शन करने वाला प्रधानमंत्री कहा। तो शिवराज जी ने इसे अनवांटेड बताते हुए कहा प्रधानमंत्री किसी दल का नहीं देश का है और मैं इसको सिरे से खारिज करता हूं। इसी पर बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं मिलिए उनसे। भोपाल स्टूडियो में मेरे साथ हैं डॉक्टर तेज वाजपेयी, युवा नेता, प्रवक्ता बीजेपी के और नागरिक आपूर्ति निगम के पूर्व चेयरपर्सन। चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी जी भी हमारे साथ हैं, वो भी सीनियर कांग्रेस लीडर हैं और पूर्व मंत्री हैं, उनका मैं स्वागत करता हूं। अभी फ़ोन पर हैं और संभवतः फ़ोन पर ही जुड़े रहेंगे, शायद कहीं प्रवास पर होंगे, प्रयास करेंगे हम बीच में अगर संभावना बनी तो उनका बहुत स्वागत है। चैतन्य भट्ट जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, उनका बहुत स्वागत है। भट्ट साहब, किस तरह देखते हैं आप मध्य प्रदेश सरकार और उसके मुखिया शिवराज जी ने जिस तरह से इस पूरे मामले पर एक विवेकपूर्ण तरीके से सामने आते हुए उन्होंने कहा कि इस पर किसी ऐसी टिप्पणी की ज़रूरत नहीं है जो अनावश्यक भ्रम पैदा करे या फिर तनावपूर्ण स्थितियों का निर्माण करे। एक बिल्कुल समय को देखते हुए ली गई अनुकूल टिप्पणी, अनुकूल फैसला, और उनकी राजनीतिक शैली पर भी एक टिप्पणी चाहूँगा आपसे। जी चैतन्य साहब, भट्ट साहब जी। देखिए शरद जी, ये बात तो बिल्कुल सही है कि जिस तरह से राजनीति का स्तर नीचे गिरता जा रहा है उसमें इस तरह के नेताओं की बहुत आवश्यकता है, जिस तरह के शिवराज सिंह जी हैं। उन्होंने आपके इंटरव्यू में भी स्पष्ट तौर पे कहा कि हमारी मत भिन्नता हो सकती है, हमारे सिद्धांत अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारे बीच में किसी प्रकार की कटुता नहीं आनी चाहिए। निश्चित तौर पे प्रदेश के एक राजनीतिक पार्टी के मुखिया और मुख्यमंत्री होने के नाते उनको अपना जो मंत्री हैं जो इस तरह के विवादास्पद बयान देते हैं उन पे अंकुश लगाने की ज़रूरत थी और उन्होंने वो किया। स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा कि इस तरह के विवादित बयानों पर अंकुश लगाया जाए। हिजाब वाला जो मसला है वो कर्नाटक का, उससे मध्य प्रदेश का कोई लेना देना नहीं था, लेकिन इंदर सिंह परमार जी ने जो एक शिगुफा छोड़ दिया उसको लेके यहाँ पे विवाद की स्थिति बन रही थी, तो इसलिए बहुत ज़रूरी था इस बात को वहीं के वहीं ख़त्म कर दिया जाए। और शिवराज सिंह चौहान जी ने सारे लोगों को इस बात की ताकीद दे दी है कि वो इस तरह के बयान न दें, क्योंकि अभी अगले वर्ष यहाँ विधानसभा का चुनाव भी है। और देखिए, छोटे से भी बयान को लेके विरोधी पार्टी उसको एक बहुत बड़ा बवंडर के रूप में ले जाती है। आपने देखा होगा कि जैसे ही इंदर सिंह परमार का बयान आया था, कांग्रेस ने उसको तत्काल लपक लिया और उस पर राजनीति शुरू हो गई। तो इस तरह के जो संवेदनशील मुद्दे हैं, और विशेषकर वो तो मामला वैसे भी कर्नाटक हाई कोर्ट में अभी लंबित है, उसमें कोई निर्णय नहीं हुआ है, उसमें इस तरह के बयान देना, मुझे लगता है कि इंदर सिंह परमार जी को भी सोचना चाहिए। वो शिक्षा मंत्री हैं, शिक्षा से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, उनको भी सोचना चाहिए था कि हमें इस तरह का कोई बयान नहीं देना चाहिए जो बेवजह में मध्य प्रदेश में एक उबाल लाए। अक्सर होता ही है कि राजनीतिक दलों के जो नेता या मंत्री होते हैं वो इस तरह के बयान कई बार दे देते हैं कि पार्टी को भी असहज की स्थिति में आ जाना पड़ता है। आपने देखा होगा कि पिछले कई दिनों में कई नेताओं ने इस तरह के बयान दिए हैं, जिसको बाद में फिर उनको माफ़ी भी मांगना पड़ी और प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी फिर उनको इस बात के लिए चेतावनी दी कि आप इस तरह के बयान न दें। इसमें इमरती देवी जी भी हैं, रामेश्वर शर्मा जी भी हैं, बिसाहू लाल साहू जी भी हैं। इस तरह के बहुत से बयान आए थे। उन्होंने कहा कि ठाकुर की महिलाओं को घर से बाहर निकालो तब काम बन पाएगा। इमरती देवी तो अपने बयानों के लिए वैसे भी बहुत प्रसिद्ध हैं। आपके साथ भी प्रज्ञा जी हैं, उनके भी अपने अलग बयान रहते हैं। तो इस तरह के बयानों से बचना चाहिए। देखिए, राजनीति एक बिल्कुल अलग तरह की चीज़ होती है।
ठीक है कि आपका विरोधी आपका विपक्षी दल है, लेकिन उससे इस तरह की कटुता का वातावरण बने और प्रदेश की शांति भंग हो, ये कहीं से भी ठीक नहीं है। डॉक्टर वाजपेयी, बड़ी महत्वपूर्ण बात भट्ट साहब ने कही है, और आप जिस तरह से, मैं आपकी अफर्मेटिव बॉडी लैंग्वेज देख रहा था, तो आप सहमत थे कि विपक्ष उसको पकड़ता है और विपक्ष का बयान है, सत्ताधारी दल पकड़ता है, और फिर बात बतंगड़ बनती चली जाती है। कभी महात्मा गांधी को लेकर टिप्पणी आ जाती है, कभी किसी विषय को लेकर आ जाती है। आप क्या देखते हैं, क्या सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है जहां चुटकियां ली जाती हैं, कटाक्ष किए जाते हैं, व्यंग किए जाते हैं, लेकिन जब आप किसी संवैधानिक पद पर हों, सरकार का हिस्सा हों, या विपक्ष में महत्वपूर्ण संवैधानिक पद पर हों, जनप्रतिनिधि हों निर्वाचित, तो आपको सोशल मीडिया के बहाव में या लोकप्रियतावाद की राजनीति में या फिर बिलो द बेल्ट जाकर बात करना शोभनीय नहीं? देखिए, बहुत अच्छे तरीके से आप दोनों ने विषय को रखा है और शिवराज जी के पक्ष को भी रखा है। और जहाँ तक एक लाइन बस मैं इंदर जी के वक्तव्य की ओर बोलूँगा। इंदर जी को मैं बहुत निजी रूप से जानता हूँ, बहुत सीधे आदमी है शरद जी, और जब बयान से बाहर बयान आ जाता है तो बिल्कुल आपने सही व्याख्या करी। उनका कहने का मतलब वो था ही नहीं। एक पत्रकार ने पूछा कि भाई, तो उन्होंने बोला नहीं ऐसा कोई नहीं, हमारे तो स्कूल जो है ड्रेस कोड होता है उससे चल रहे हैं, तो स्वाभाविक है। लेकिन शब्दों के हेर फेर में फिर आपको मालूम है कि सारा घेरा तय होता है। एनीवे, हम उसको 2 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। लेकिन ये बात सच है शरद जी की, हम इस पर पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि व्यंग जो होता है इसके लिए विद्वता चाहिए होती है। तो विद्वान यानी कि शरद जी, चेतन जी या चौधरी साहब जैसे मूर्धन्य सीनियर राजनेता जो जब व्यंग करते हैं, जो विद्वान हैं, तो उस व्यंग में आलोचना का पक्ष ज़्यादा होता है और सुधार की ओर किया गया वो वक्तव्य होता है, ऐसा मैं मानता हूँ। और जब ये सस्ते स्तर पर या सतही ज्ञान के आधार पर या केवल सोशल मीडिया पे स्कोरिंग के लिए, वाहवाही के लिए जिसको हम कह सकते हैं, क्योंकि जो कुख्यात और प्रख्यात में अंतर नहीं जानते हैं, उसके लिए केवल नंबर बढ़ाने के लिए किया जाता है, तो वो उपहास कहलाता है। और राजनीति में सर क्या है, जब आप उपहास करते हैं तो ये चोट पहुंचाता है शरद जी, और लोकतंत्र में पक्ष विपक्ष तो रहेगा। तो शिवराज जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि पक्ष विपक्ष में व्यंग हो, ऐसी आलोचना हो जिसके अंदर सुधार के रूप में कोई बात कही जाए। और मैं फिर चौधरी साहब को उस पीढ़ी में रखूँगा, आप दोनों पत्रकारों को रखूँगा, क्योंकि पत्रकारों में भी हम देख रहे हैं कि हालांकि पता नहीं क्या मुझे बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हाँ, पढ़ना बहुत चाहिए, जो शायद आपकी पीढ़ी की तुलना में मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी डिजिटल मीडिया की जो ग्रोथ हुई है उसको लेकर एक कमी है। तो ये सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। रहा सवाल विषय का, तो बिल्कुल सही बात है कि चाहे हिजाब हो चाहे घूंघट हो साहब, दोनों की अपनी मर्यादाएं हैं, इज्जत है, परंपराएं हैं और स्थान है। पर ये ध्यान रखना साहब, इन दोनों का राजनीति में कोई स्थान नहीं है, क्योंकि राजनीति में मर्यादा की कोई सीमा नहीं है साहब। बहुत कठिन क्षेत्र है ये, तो इसलिए जितना हम राजनीति से इसको दूर रखेंगे शरद जी, इनकी भी मर्यादा बनी रहेगी और देश बहुत अच्छे से बहुत अच्छी तुलना की। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने राजनीति से हटते हुए हिजाब और घूंघट, ये 2 बिंब आपने रखे हैं सामने। और मुझे लगता है किसी भी चिंतन का विवेकशीलता से जब आप फैसला करते हैं, अभी कुछ दिन पहले ही सनातन परंपरा के एक प्रसंग को मैं सुन रहा था, तो उसमें एक ऋषि, नाम मैं भूल रहा हूँ इसलिए ऋषि का नाम मैं कोट नहीं करूँगा, सनातन परंपरा में जिसको कोट किया गया है कि उन ऋषि ने भगवान विष्णु की छाती पर प्रहार किया, तो निद्रा में जो भगवान विष्णु थे वो चौंक कर जगे और उन्होंने कहा, ऋषिवर मेरी कठोर छाती से आपके पैरों को कोई चोट तो नहीं पहुंची है। ये परंपरा जिस सनातन परंपरा में रही हो, वहाँ आप क्या समझते हैं? बहुत है, बहुत। अब क्या इससे बड़ा आप इसको, ये कटाक्ष नहीं है प्रभु का, लेकिन इससे बड़ा भी उन मुनि के लिए क्या कहने के लिए छोड़ा उन्होंने कि आपको लगी तो नहीं चोट, क्योंकि मेरी छाती तो वज्र से भी अधिक कठोर है। चौधरी साहब माफ कीजिएगा, मैं थोड़ा विषयांतर कर गया जी। नमस्कार सर जी। नमस्कार जी। बहुत बढ़िया विषय आपने डिस्कशन में रखा है, और आज तो मैं तारीफ हृदय से करना चाहता हूँ डॉक्टर वाजपेयी साहब की, कि उन्होंने दोनों पक्ष ही बहुत बेहतर तरीके से रख दिए। जी जी। अगर किसी ने कुछ कहा भी है तो भी उन्होंने उस बात पे अपने बेहतर शब्दों में उसमें बताया है कि ये कुख्यात और ज्यादा छपने वाली स्थिति या सोशल मीडिया पे छाने वाले कुछ हो जाती है।
लेकिन वास्तविकता ये है शरद भैया और कि राजनेताओं को ऐसे वक्तव्यों से बचना ही चाहिए, या तो उनकी पार्टी लाइन तय हो, जैसे उन्होंने वक्तव्य दिया। और परमार साहब को भी मैं भी व्यक्तिगत तौर से जानता हूँ, बहुत सरल आदमी है, मैं उनकी पूरी प्रशंसा करता हूँ। लेकिन ये वक्तव्य वो क्यों दे गए, ये मुझे सुन के भी आश्चर्य हुआ। या तो जल्दबाजी में दे गए, या वो हवा गर्म थी हिसाब वाली कर्नाटक की, इसलिए उन्होंने दे दिया। वो स्कूल एजुकेशन मिनिस्टर थे, लेकिन उसको दुरुस्त किया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। लेकिन ये सारी बातें कहीं ना कहीं ये नहीं लगता है कि हम जरा सी एक वक्तव्य देके हम अस्थिरता पैदा करते हैं। हम जो दूरी, कई महानुभाव मिलके दूरी कम करते हैं कटुता की, लगे रहते हैं नेता लोग बेचारे, कोशिश करते हैं कि कटुता दूर हो और निरंतर उस प्रयास में रहते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम उसमें आला दर्जे में आता है, अव्वल दर्जे में आता है, उनकी सहिष्णुता, उनका भाव। लेकिन ये छोटे छोटे वक्तव्य से खाई और बढ़ जाती है। मध्य प्रदेश बेशक बहुत अच्छा शांति का टापू है, यहाँ पे सौहार्दपूर्ण वातावरण है, लेकिन एक कैबिनेट के मिनिस्टर को, जो कैबिनेट का हिस्सा है संवैधानिक पद पे, और उसको बिना कंसर्न के, बिना चर्चा के मुख्यमंत्री के इस तरह का वक्तव्य देना कहीं ना कहीं एक हल्कापन उनका उजागर करता है, छपने वाला। ऐसे वक्तव्य जैसे अभी आदरणीय पत्रकार महोदय ने भी कहा था, भट्ट जी ने, कि ऐसे 4-5 नाम उन्होंने गिनाए। अब ये नाम ज्यादातर तो हमारे मित्रवत हैं, चाहे रामेश्वर शर्मा जी हो, चाहे अन्य कोई लोग हों, ये सांसद जी को छोड़ दें भोपाल की, लेकिन बकाया सारे लोग वो हैं जिनको मैं जानता हूं, ये निपुण हैं, होशियार हैं, लेकिन ये अपने वक्तव्य में एक ना एक बात ऐसी बोल के सिर्फ टेलीविजन पर, सोशल मीडिया पे चलने का काम करते हैं। तो मैं समझता हूं राजनीति में जो ओहदेदार हैं, जो संवैधानिक पदों पे हैं, उनको प्रदेश का वातावरण अच्छा रखने के लिए सहानुभूति पूर्वक कोई ना कोई वक्तव्य देना चाहिए। और जब तक पार्टी लाइन तय नहीं हो, जब तक सरकार तय नहीं कर दे कि हम ऐसा निर्णय करते हैं, तब तक ऐसे वक्तव्य किसी भी मंत्रिपरिषद के सदस्य को देना कहीं ना कहीं अपनी जो ओथ ली हुई है, जो आपने शपथ ग्रहण की है मंत्रिपरिषद में एकजुटता की और बात मानने की, उसका कहीं ना कहीं उल्लंघन होता है। और रामेश्वर शर्मा साहब को तो मैं अपवाद स्वरूप मानता हूँ, क्योंकि उनको तो वो भाषा ही कई वर्षों से ऐसी ही वो बोलते हैं। साहब का भी ले मैं उन सारे नेताओं की, शरद भैया, इसमें कोई उनका बड़प्पन नहीं मानता हूं, उनका कद कम करता हूं मैं, जो ऐसी भाषा बोलकर छाना चाहते हैं, ऐसी भाषा बोलकर जनता के बीच में जाना चाहते हैं। लेकिन ये जनता ऐसे वक्तव्यों को पसंद नहीं करती है दूरगामी तक, और उनकी छब में भी 4 चांद नहीं लगते ऐसे वक्तव्य देने से, उनकी छब भी कहीं धूमिल होती है, इसलिए बचना चाहिए। और मुख्यमंत्री जी ने इस पर बहुत कह दिया है, उनका भाव बड़ा स्पष्ट है, तो इसलिए इस विषय का भी पटाक्षेप होना चाहिए। और ये हिजाब पहनना या महिलाओं को, ये महिलाओं के वस्त्रों पर चर्चा करना ही मैं इसको बड़ा गलत मानता हूं। हम इतनी बड़ी सदी के मनुष्य हो गए, 21वीं सदी में आ गए, और हमारी नजर अभी तक इतनी कमजोर है कि हम महिलाओं के वस्त्रों पे ही अटके हुए हैं। बिल्कुल सही बात। जो महिला चंद्रमा पे जा रही है, जो महिला प्रगति के रास्ते पर है, और आप उसके कपड़ों की तरफ ध्यान दे रहे हो मेरे भाई। किसी महिला ने तो कभी नहीं कहा कि आप कौन से वस्त्र पहनिए, आप कौन से कपड़े पहनिए, किस रंग के। बिल्कुल चौधरी साहब, आप तो इस पे विचार करना चाहिए, उनका सम्मान रहे, मेरा ये मानना है। बहुत दुरुस्त बात आपने कही। और मैं कई शिवराज जी भी उनके मित्रवती हैं। शिवराज जी बिल्कुल 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 सही मित्र हैं, सीनियर लीडर बीजेपी के। आरिफ बेग साहब एक बात कहते थे, हालांकि वो अक़लियतों के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए कहते थे, लेकिन मैं समाज के वंचित वर्गों के लिए भी पूरी तरह इसको प्रासंगिक पाता हूँ। उनका कहना था कि अक़लियतों को 3 त की ज़रूरत है। तराजू वाला, पहला तालीम, दूसरा तंजीम यानी ऑर्गेनाइज्ड होना, और तीसरा तराजू यानी बिजनेस की तरफ आना। बहुत बढ़िया। और वो कहते थे अपने ख़ास अंदाज में कि शरद भाई तराजू पकड़ेंगे जब ये, तो गुस्सा कम होता है उससे, जो बिजनेस करता है गुस्सा नहीं करता है। ये उनका ख़ास अंदाज था जब वो कहते थे मेरे मुल्क के मालिकों,
ये उनका एक समय का बड़ा तकिया कलाम था और बड़ी तालियां पिटती थी जब बारिश ब्रेक आते थे। जी डॉक्टर वाजपेयी। बस इसमें मैं एक चीज़ और छोटी सी जोड़ना चाहता हूँ, मेरा ऑब्जर्वेशन है साहब, और शिवराज जी ने हौसला बढ़ा दिया है तो कह सकता हूँ कि देखिए कोई आज सब जगह चल रहा है, हम लोग मीडिया पे, सोशल मीडिया पे देख रहे हैं चौधरी साहब और सभी लोग कि साहब अल्लाह अकबर को इस अंदाज से कहना, भाई वो तो सत्य का और श्रेष्ठता का प्रतीक है, बिल्कुल, तो वो दूर हो जाता है आपका भाव। वहीं दूसरी ओर जय श्री राम को जब इस अंदाज से आप कहते हो तो उसका मर्यादा से कोई संबंध ही नहीं रह जाता, जबकि मर्यादा पुरुषोत्तम रहे। बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत अच्छी बात, करीब रहे, बिल्कुल ठीक बात है, और प्रेम करें एक दूसरे से, वो ज्यादा यही महत्वपूर्ण है। जब आप क्रोध में ये बात कहते हैं, क्षुब्ध मनोदशा में कहते हैं, तो भाव ही खत्म, उसका भाव समाप्त हो जाता है। बाकी तो दुनिया का सत्य एक ही है, सबका मालिक एक, सबका मालिक एक ही है। लेकिन आप जब ईश्वर को भी श्रेष्ठता के नजरिए से प्रतिपादित करते हुए, चुनौती देते हुए नारेबाजी करते हैं, तो आप बहुत अंडरमाइन करते हैं बहुत सारी चीज़ों को, और सबसे ज़्यादा तो मनुष्यता को आप नीचे करते हैं। महत्वपूर्ण बात यही है जो मुझे लग रहा है कि बहुत कई चीज़ें आज बहुत बेहतर आ रही हैं, और हमारे दोनों राजनीतिक मेहमान अपनी कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइन, अपनी दलगत सीमाओं से ऊपर निकलकर बड़े मन से मनुष्यता के जाता है, जी मनुष्यता के, लेकिन आप लोग भी उस परंपरा को निभा रहे हैं, ये महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि मुझे लगता है गलती होने के बाद उसको स्वीकार कर लेना कि हाँ होता है ये। जैसे भूपेश बघेल जी ने हमसे कोविड की दूसरी लहर के बीच में हमने उनसे पूछा कि आप क्या कहेंगे, रैलियां हो रही हैं, तो उन्होंने कहा मैं क्या कहूँगा आपसे, मैं तो खुद एक रैली करके आ रहा हूँ पूर्वोत्तर से। कहने का अधिकार तो गांधी जी जैसे नेताओं को है, मैं आपको क्या बोलूँगा, मैं तो खुद एक रैली से चला आ रहा हूँ। अब ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उसके बाद मेरे पास भी पूछने के लिए उनसे कुछ नहीं था, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था कि शरद जी ये चीज़ मुझसे मत पूछिए, नहीं तो फिर कई बार भट्ट साहब हमारी तरफ इशारा कर दिया जाता है। अब शायद सलीम जावेद अगर 2022 में लिखते शोले, तो यही लिखते कि ये दिन भर मीडिया वाले आईडी लेके बैठते हैं, 25 झूठ हमसे बुलवाते हैं। जी क्या कहेंगे? पूरा झूठा भी नहीं है सर जी जी भट्ट साहब। देखिए शरद जी, इसमें कोई संदेह नहीं है कि जिस तरह से सोशल मीडिया बहुत तेज़ी से किसी भी चीज़ को स्प्रेड आउट कर देता है, तो उससे इस तरह की जो चीज़ें हैं जो बहुत एक छोटे से दायरे में होना चाहिए, वो पूरी तरह से पूरे देश में और यहाँ तक कि विदेश तक में पहुँच जाती हैं। अभी आदरणीय वाजपेयी जी ने और चौधरी राकेश जी ने जिस तरह की बात की, वो निश्चित तौर पे एक सामंजस्य की स्थिति बनाता है राजनीति में। और अगर सारे राजनीतिक दल इस तरह से आपस में एक प्रेम भाव बनाते हैं और आप एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे का आदर करते हैं, तो मुझे लगता है कि जो एक स्तर राजनीति का गिरता जा रहा है उसमें कहीं ना कहीं रोक लगेगी। क्योंकि हम पिछले कई वर्षों की राजनीति देख चुके हैं। उस समय लोगों के जो बयान होते थे अपने विरोधी पक्ष के बारे में भी जो कहा जाता था, वो बहुत संयत और बड़ी अच्छी भाषा में कहा जाता था। लेकिन पिछले कुछ लंबे समय से ये देखा जा रहा है कि एक दूसरे के प्रति बहुत ही ज़्यादा कटुता की भावना है। आप प्रतिद्वंदी ना समझ के उसको दुश्मन समझने लगे हैं। तो ये स्थितियां बहुत ही खतरनाक हैं लोकतंत्र के लिए, क्योंकि लोकतंत्र में सत्ता पक्ष का भी उतना ही महत्व है और उसके साथ साथ विपक्ष का भी उतना ही महत्व है। एक अच्छा विपक्ष भी बहुत ज़रूरी है अगर आपको लोकतंत्र को सही रास्ते पर चलाना है। तो इन परिस्थितियों को देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने बहुत अच्छी बात कही और उन्होंने उस जो एक विवाद की स्थिति बन रही थी। दूसरी बात, अक्सर ये होता है कि जब कोई नेता इस तरह के बयान दे देता है तो उसके जो कार्यकर्ता है वो बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाते हैं। नेता तो जो कुछ बोल जाता है, उसके साथ साथ जो उसके कार्यकर्ता हैं, उसके जो चाहने वाले, वो इतने ज़्यादा उत्तेजित हो जाते हैं कि वो उस छोटे से मसले को बहुत बड़ा रूप दे देते हैं। तो इससे भी आपको बचना होगा। और अभी जिन नेताओं का मैंने नाम बताया उनके तो बयान आपने भी सुने हैं और उसके बाद उनको माफ़ी भी मांगनी पड़ी है। तो मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों से बचते हुए एक राजनीति का एक शुद्ध और एक अच्छा धवल स्वरूप अगर सामने आएगा तो वो हम लोगों को भी अच्छा लगेगा और राजनीतिक दलों के नेताओं को भी अच्छा लगेगा। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आज के दौर में जब हम देखते हैं कि सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया और ख़ासतौर से डिजिटल मीडिया जो आपके मोबाइल पर, आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन पर, आपके लैपटॉप पर हमेशा चमकता रहता है, उसकी चमक को देखकर भी कई बार शायद नेताओं की आंखें चौंधिया जाती हैं और वो एक नॉन इशू को भी कई बार बहुत बड़ा विषय मान लेते हैं। जी डॉक्टर वाजपेयी। बस एक लाइन चौधरी साहब को नज़र करूंगा क्योंकि उनने ज़्यादा राजनीति देखी आप लोगों के साथ, सर मैंने तो कम देखी है,
कि शिवराज जी के जैसे व्यक्तित्व को आप लेंगे, आपने शुरू में भी व्याख्या करी, साहब 15-17 साल वो मुख्यमंत्री अभी तक हो गए उनको। सर वो हो सकता है कि चौधरी साहब ये बोलेंगे उनको जो कहा वो नहीं किया, ये कह सकते हैं, जो अपेक्षा थी वो नहीं हो पाया, लेकिन कहीं कोई ये नहीं कह सकता कि साहब उनने किसी पर वार किया शरद जी, या किसी को अपमानित करने का प्रयास किया, या किसी को प्रताड़ित करने का प्रयास, किसी को छीन लिया। मतलब ये एक बहुत मजबूत संदेश देती है, और बहुत खुशी की बात है कि ये संदेश मध्य प्रदेश के इन 2 डेकेड की राजनीति से निकल कर आता है। और अच्छी बात यही कि कमलनाथ जी और बाकी जो सीनियर ऑफिस बेरर्स हैं, दिग्विजय सिंह जी को जरूर मैं छोड़ दूंगा इसमें, उनकी तरफ से भी कमलनाथ जी ने भी कोई ऐसा वक्तव्य मुझे दिन भर में नहीं दिखा। तो मध्य प्रदेश वो धरती है जहाँ से सर कन्यादान, लाडली लक्ष्मी और निकाह सब इकट्ठे चलते हैं इस देश में, और मुझे लगता है यही खुसूसियत का संदेश है राजनीति की जो हम लोग मिलकर दे सकते हैं। बहुत कम वक्त है मेरे पास, चौधरी साहब कंक्लूडिंग रिमार्क आपका जी। मैं बहुत अच्छा मुख्यमंत्री मानूंगा शिवराज सिंह जी को, चौथी बार का मुख्यमंत्री। अगर वो महिला को महिला समझें, उसको धर्म की नजर से ना देखें, उसकी स्वतंत्रता, उसकी इज्जत, उसके धर्म से ना आके, तो मैं मानूंगा कि वो बेहतर प्रदेश की तरफ देश को ले जा रहे हैं। महिला महिला है, सम्मानित है और सबके लिए आदर्श है। निश्चित तौर पर यही सारी चीज़ें हैं, लेकिन इसकी अपेक्षा किसी एक व्यक्ति से न करते हुए हमें ये समझना होगा कि आप राजनीति बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र इसलिए हो जाता है कि वहाँ 5 साल परीक्षा होती है और जिसमें उत्तीर्ण होने वाला सरकार बनाता है। इसलिए कई बार जैसा महाभारत में कहा गया है, भीष्म जब युधिष्ठिर उलझन में फंसते हैं तो भीष्म उनसे कहते हैं युधिष्ठिर से कि राजनीति में नैतिकतावाद की बात बहुत अधिक करने से उलझन में फंसोगे युधिष्ठिर, और उस तत्व को ध्यान में रखो जो शासन संचालन या गुड गवर्नेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। अब इसकी बहुत व्याख्या हो सकती है, लेकिन राजनीति में इसकी व्याख्या है कि वोट लो, सरकार बनाओ और फिर 5 साल चुनाव के पहले तक नैतिकता की बात करो, और जो त्रुटियां हो गई हैं उनको ये मानो कि वो हो गई हैं, अब देखा जाएगा। लेकिन नहीं साहब, लम्हों ने ख़ता की, सदियों ने सजा पाई। हमने देखे हैं कुछ मसले, चाहे वो दक्षिण भारत में हिंदी का विरोध हो, या फिर सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष की बात हो, या फिर माइनॉरिटिज्म की बात हो, या बहुसंख्यकवाद की बात हो, बहुत सारी व्याख्याएं हैं। इन सबको पीछे छोड़कर एक नए भारत की तरफ बढ़ना है, और जिसका इस मसले पर मैं कहूँगा कि मुझे बहुत सिल्वर लाइन दिखी है कि देश में अधिकांश दिग्गज राजनेताओं ने इसको लेकर चुप्पी रखी है और इसको एक तरह से एक राज्य का इशू माना है जो उछल कर आ गया सतह पर। वो कौन लोग थे, क्या लोग थे, इस पर टीका टिप्पणी करने की ज़रूरत नहीं। हमें भी संयमित रहने की ज़रूरत है, क्योंकि कई बार हमारी चर्चाएं एक नॉन इशू को बहुत बड़ा विषय बनाने की तरफ जाने अनजाने में बढ़ चलती। बहुत शुक्रिया डॉक्टर वाजपेयी, धन्यवाद चौधरी साहब, बहुत आनंद आया आज की चर्चा में, और बहुत शुक्रिया चैतन्य भट्ट साहब। बने रहिए बंसल न्यूज़ पर, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।